नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के संविधान निर्माण की। किस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान सभा का गठन हुआ और किस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों ने दिन रात मेहनत करके लगभग 3 वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अथक प्रयास के बाद भारत का एक ऐसा विस्तृत संविधान तैयार कर दिया जो आज तक लगभग 8 दशक में भारत का नेतृत्व कर रहा है और भारत को मजबूती प्रदान कर रहा है। भारत की शासन और प्रशासन व्यवस्था को की दिशा निर्देशित करते हुए गाइड भी कर रहा है। और ऐसे संविधान बनाने के पीछे क्या कारण थे और उन लोगों को कहां से प्रेरणा मिली होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या रही थी और महत्वपूर्ण मोमेंट कौन से रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये जीके विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपके और भी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आज हम बात करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। सबसे पहले बात करें दोस्तों, अब ये सब चीज़ें शुरू करने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसका इतिहास क्या रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 1895 की। कब की है? 1895। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जब बॉम्बे विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, ये तिलक महोदय, तब इन्होंने 1895 में स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, कौन से विधेयक के माध्यम से? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, याद रखना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मतलब स्वयं पे शासन करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी नारा इन्होंने दिया था। तो 1895 में बॉम्बे विधानसभा में पहली बार इन्होंने एक विधेयक लेके आए जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीयों को ही बनाना है और ये भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये इन्होंने कहा था। लेकिन इनकी बात बहुत पुरानी बात है, 1895 की बात है। इसके बाद में डेट आती है 1922 की। 1922 में गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीय तैयार करेंगे। ये अनौपचारिक तरीके से कहीं स्टेटमेंट दिया है गांधी जी ने कि भारत का संविधान भारतीय तैयार करेंगे। तो ये 2 डेट भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन फाइनली औपचारिक रूप से कोई किसी ने मांग की थी संविधान की, तो वो थी मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि साम्यवादी नेता थे। इन्होंने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया कि एक ऐसी संविधान सभा होगी जो भारत का संविधान तैयार कर सकती है। तो मानवेंद्र नाथ राय। उसके बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कांग्रेस ने पहले, गांधी जी ने हालांकि कहा था, लेकिन वो एक अनौपचारिक या उनका निजी स्टेटमेंट था। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से कभी घोषणा की गई और मांग की गई तो वो 1935 में की गई। तो ये डेट आप ध्यान रखना। उसके बाद में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, ने घोषणा की स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा बनाएगी, भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो उस टाइम सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इनके नेतृत्व में ये घोषणा की गई, अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये बात स्वीकारी कि कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बाद में 1939 का साल आता है। 1939 में क्या हुआ? 1939 में एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को फिर दोहराया जो 1935 में बात कही थी कि भारत का संविधान भारतीय तैयार करेंगे। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार पे लगातार मांग बढ़ती जा रही थी और आप सभी को पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। कौन सा वर्ल्ड वार चला था? सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। अब इस सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश सरकार को चूंकि भारतीयों का नैतिक समर्थन प्राप्त करना था और भारत में विद्रोह नहीं हो, इसलिए भारतीयों को आप बोल सकते हो कि एक चुप भी कराना था उस टाइम, मतलब इनका समर्थन प्राप्त करने की कहीं, क्योंकि ब्रिटेन था वो सेकेंड वर्ल्ड वार में इटली, इसके जर्मनी और जापान के साथ उलझा हुआ पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर उनके साम्राज्य में शांति रहे, आंतरिक साम्राज्य में शांति रहे, इसलिए उन्होंने भारतीयों को एक बोल सकते हो कि बहलाने के लिए एक ऐसी कोई स्टेटमेंट दिया। और ये क्या था? अगस्त प्रस्ताव। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ये भारत के गवर्नर जनरल थे और इनके कार्यकाल में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त 1940 कब आया था? अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और इस मांग को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया कि ठीक है, ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए संवेदनशील है कि भारतीयों का संविधान भारतीय तैयार करेगी। लेकिन दोस्तों इस पे कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार, लेकिन इन्होंने ये भी बोल दिया कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की चीज़ें हैं, तो आगे कोई काम नहीं किया। उसके बाद में आती है दोस्तों 1942 की डेट, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन
नेतृत्वहीन आंदोलन, भूमिगत आंदोलन जो चल रहा था, आम जनता का मूवमेंट जब चल रहा था, करो या मरो का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में भारतीयों को फिर से इन्होंने एक बहलाने के लिए क्या है, क्रिप्स मिशन भेजा। और क्रिप्स मिशन एक बहुत ही थोती योजना थी जो ब्रिटिश सरकार के प्रारूप का प्रस्ताव था, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। भारत के 2 हिस्सों में बांटने की मांग थी। ये बात क्या थी, इस क्रिप्स मिशन स्टेवर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भेजा और इसमें मांग रखी थी कि भारत का विभाजन, भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे, भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बांट देंगे। और इसमें मुस्लिम लीग को एक विशेषाधिकार भी दे दिया गया कि भारत का कोई भी संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उस पर संभवतः जो अल्पसंख्यक नेता है उनका सहमत होना भी आवश्यक है, मुस्लिम लीग की सहमति भी आवश्यक है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी सी ढुलमुल सी योजना लेके आए थे। लेकिन अंततः ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946, कब, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भेजी और उसके तहत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। दोस्तों, फरवरी 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हो रहे थे। चुनाव किसके, प्रधानमंत्री पद के चुनाव हो रहे थे। वहाँ पर 2 पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, उदार दल, अनुदार दल, मजदूर दल। तो इस मजदूर दल के नेता थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे या उम्मीदवार थे, उन्होंने घोषणा की यदि हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो हम भारत के लिए एक अच्छा संविधान बनाएंगे और भारतीयों को आज़ाद भी कर देंगे। फाइनली ये हुआ, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में कैबिनेट मिशन, अपने कैबिनेट के सदस्यों को क्या भेजा, भारत भेजा। उसमें स्टेवर्ट क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे और भारत सचिव पेंथिक लॉरेंस भी थे। तो ये 3 सदस्य मार्च 1946 में भारत आए। इन्होंने भारत के सभी नेताओं से बातचीत की और बातचीत करके इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला जो मई 1946 में इन्होंने अपनी योजना पेश कर दी और उसके तहत 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा बनेगी जो कि देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत के प्रांत के सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो कि आंशिक रूप से मनोनीत होगी, आंशिक रूप से निर्वाचित होगी। ऐसा उन्होंने 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाएगा। ये सब इन्होंने चीज़ें रखी और उसी के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत का क्या बन गया था, संविधान बन गया था। तो अब इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 को भारत पहुंचा। 16 मई 1946 को इन्होंने भारत के प्रमुख नेताओं से बातचीत करके अपनी योजना प्रकाशित की थी। अभी इस योजना में था क्या, ये देखो। इनके अनुसार कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा के सदस्य कितने होने थे, 389 होने थे। कितने सदस्य होने थे, 389। 296 सदस्य किससे होने थे, 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होने थे, ब्रिटिश भारत से। उसमें 296 ऐसे बात कर सकते हैं कि 296 में से ब्रिटिश भारत से होने थे। उनमें भी 292 तो जो राज्यों से होने थे, 292 तो कहाँ से होने थे, राज्यों से होने थे। और 4 सदस्य कहाँ से होने थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होने थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होने थे। तो इस प्रकार 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होने थे। उस टाइम ब्रिटिश भारत में 11 राज्य थे और 4 आप आज के केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हो, तो ये थी। इसके अलावा इन्होंने बोला कि 93 सदस्य कहाँ से होने चाहिए, देशी रियासतों से। कहाँ से होने चाहिए, देशी रियासतों से होने चाहिए थे। तो अब ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कई बार पूछ लिए जाते हैं, याद होना चाहिए। तो दोस्तों इनको आप ABCD से याद कर सकते हो। ABCD तो आपको याद होगा ही। तो अजमेर मेरवाड़ा, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान में एकमात्र चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। उसके अलावा बलूचिस्तान जिसको आज के पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये ईरान के आसपास या फिर राजस्थान से लगता हुआ बलूचिस्तान, जिसमें काफ़ी विद्रोह हो रहे हैं पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के लिए, ये सब चीज़ें। इसके अलावा एक कुर्ग कर्नाटक में पड़ता था, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता था। और इसके अलावा दिल्ली तो था ही। तो ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो ये ध्यान रखना। टोटल सदस्य संख्या कितनी, 389, जिनमें 296 कहाँ से, ब्रिटिश भारत से, और 93 देशी रियासतों से। और 296 में से 4 कहाँ से, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, ये ध्यान रखना। 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रत्येक में से एक सदस्य संख्या थी। सीटें कितनी होगी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य सीट होगा। प्रत्येक प्रांत में 3 समुदायों के आधारों पर सीटें थी। इसमें मुस्लिम, सिख, सामान्य, इन 3 चीज़ों में डिवाइड था। प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा दोस्तों, आज जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। वर्तमान में माना कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट है, तो राजस्थान के 200 विधायक मिलके इन 10 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। सामान्य जनता डायरेक्ट चुनाव नहीं करती, अपने राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है, जिसमें आम जनता वोट न देकर आम जनता के जनप्रतिनिधि
जनता, राजस्थान की जो 6 करोड़ वोटर हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने विधायकों को चुन के भेजते हैं और इनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव उस टाइम के 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे और उस टाइम के विधानमंडल के सदस्य थे, उन्होंने क्या किया था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। अब इसमें भी एक बात ये थी कि देशी रियासतों के जो सदस्य हैं उनको नामांकित करने या मनोनीत करने या फिर उनका चुनाव करने के लिए राजा को विशेषाधिकार दिए गए थे। देशी रियासत के राजा को अधिकार दिए गए थे कि आप चाहो तो इनका नामांकन मनोनीत कर दो, चाहो तो आप इनका निर्वाचन करके भेज दो। तो वो क्या थी, उनके एक नेगोशिएशन समिति बननी थी जिसके माध्यम से उनका चुनाव या मनोनयन जो भी होना था। इसके अलावा देशी ब्रिटिश भारत की बात करें तो ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए विधानसभा के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया गया। अब ये प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति टॉपिक में ठीक से चर्चा करेंगे। इसके अलावा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा चुने जाने थे। तो ये सब चीज़ें, अब हम बात करें तो अपनी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी, क्योंकि ब्रिटिश भारत वाले सदस्य चुने गए थे और देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनयन हुआ था। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अब चुनाव कब हुए थे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा के 389 सदस्यों का चुनाव जुलाई में चुनाव होना था। तो जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ, चुनाव हुआ। अब इन चुनाव में ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम सबसे बड़ी पार्टी और जो वो पार्टी जिसने भारत की स्वतंत्रता का नेतृत्व किया था और जन जन के मन में कांग्रेस की बात थी। तो स्वाभाविक सी बात है, उस समय और पार्टियां ज़्यादा थी नहीं और इस वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुमत भी मिला और 208 सीटों के साथ 296 जो बात करें 296 में से 208 सीट किसको मिली थी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई थी। 208 सीट कांग्रेस पार्टी को, 73 सीट मुस्लिम लीग को और 15 सीट स्वतंत्र व छोटे समूह को मिली थी, जिनमें एक एक सीट भी कुछ पार्टियों को, ये थोड़ा आप ध्यान कर लें। तो टोटल करके 296 सीटों पर चुनाव हुए। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी, स्टेटमेंट दीजिए, संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी, ठीक है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और संविधान सभा की पहली बैठक में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भी भाग नहीं लिया। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के लिए 296 सदस्यों के लिए भी चुनाव हुआ था, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और देशी रियासतों के सदस्यों ने भी पहली बैठक में भाग नहीं लिया था और टोटल सदस्य संख्या 389 थी। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको लगता है कि 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, नहीं, 296 के लिए चुनाव हुआ था, ये ध्यान रखना। तो 208 सीट कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 सीट और 15 स्वतंत्र सदस्यों। देशी रियासतों ने अपनी 93 सीटें नहीं भरी, उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय किया था। उसके अलावा संविधान सभा का स्वरूप कितना था, ये हम देख सकते हैं। ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। सीमित मताधिकार दिया गया। आपको पता होगा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस पर भारत में सीमित मताधिकार दिए। जो टैक्स पेयर लोग थे, जो बहुत एक खास एक विशेष इतनी लिमिट थी, इनकम के आधार पे ही वोट दिया गया था, या फिर टैक्स पेयर थे कुछ, मतलब ब्रिटिश से वहाँ बात कर सकते हैं आप, यूनाइटेड किंगडम से पढ़ के आए थे, हाई क्वालिटी डिग्री लेके आए थे, हायर एजुकेशन से, उन्हीं लोगों को मताधिकार दिया गया था। तो कुछ विशेष अधिकार, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व था, उसमें हिंदू भी था, इसमें मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख, सब SC ST महिला, सब लोगों का प्रतिनिधित्व था। तो कह सकते हैं भारत की संविधान सभा विविधता में एकता वाली, पूरे भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करती थी। महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाए तो भारत की बड़ी बड़ी शेष हस्तियाँ संविधान सभा में थी दोस्तों। अब बात करेंगे महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य क्यों नहीं थे, तो उनकी खुद का उनका ओपिनियन था कि मुझे वो जो ये लालच था कि मुझे प्रधानमंत्री बन जाना, वो बन जाना, उन सब चीज़ों से वो बहुत दूर थे। हालांकि उन्होंने एक 16 सदस्य लिस्ट जरूर दी थी कि इनके नाम होने चाहिए संविधान सभा में, इनका योगदान संविधान, देश के संविधान निर्माण के लिए या फिर मार्गदर्शक सिद्धांत के लिए इनका योगदान बहुत जरूरी है। तो इनकी वो लिस्ट जरूर थी, लेकिन इन्होंने खुद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ये सब चीज़ें। उसके अलावा संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आप सभी को पता होगा, मैं बता दूं आपको, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। मार्च 1946 के बाद मई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी प्लानिंग प्रकाशित की और जुलाई 1946 में इनके चुनाव हुए। उसके बाद में बैठक कब होती है, दिसंबर में जाके बैठक होती है। इसका रीज़न, इसके भी कुछ रीजन है, ठीक है। दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और टोटल 207 सदस्यों ने क्या लिया, भाग लिया। ये कब की बात है, प्रथम बैठक,
प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 207 सदस्यों ने भाग लिया। ये आंकड़ा कम क्यों है? ये आंकड़ा इसलिए कम है, एक तो देशी रियासतों के लोगों ने भाग नहीं लिया, सदस्यों ने, और इसके अलावा मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग नहीं लिया, इस वजह से आंकड़ा कम है। तो अब विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे, और वो एक बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग का इस बैठक में भाग नहीं लेना, एक संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसमें उसकी दुल्हन ही गायब है। तो वो संविधान सभा के दुल्हन मुस्लिम लीग को ऐसा बताते हैं कि मुस्लिम लीग जैसे एक पूरा संविधान सभा एक विवाह हो रहा है और उसमें दुल्हन ही नहीं हो, तो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन वो भी थोड़े से बाइस्ड थे, तो इनकी बात भी क्या है, क्योंकि वो भी सब चीज़ें थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। किसी भी मीटिंग को शुरू करने से पहले उनका अध्यक्ष तो जरूरी होता है। तो सचिदानंद सिन्हा फ्रांस की जो फ्रांस का उदाहरण सामने था कि परंपरा के अनुसार जो वरिष्ठ सदस्य होगा वो क्या बनेगा, इसका जो कोई भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करेगा। उसके बाद में तीसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए थे? अस्थायी सभापति बन गए थे, अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद में 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा को एक उपाध्यक्ष भी मिल गया था, और उसके बाद में 16 जुलाई 1947 को वीटी कृष्णमाचारी दूसरे उपाध्यक्ष भी मिल गए थे। दोस्तों, पहले ये था कि एक ही उपसभापति या फिर उपाध्यक्ष एक ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में देशी रियासतों के राज्यों ने भी अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे, और उसके बाद में निर्णय हुआ कि एक उपाध्यक्ष या एक उनके तरफ से भी एक प्रतिनिधित्व हो जाए। तो एक ये जो वीटी कृष्णाचारी थे, ये जयपुर के संविधान सभा के सदस्य थे, ये जयपुर राज्य से संविधान सभा के सदस्य थे, और इनको बनाया गया था दूसरा उपाध्यक्ष। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। सचिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था, और ये सब चीज़ें थी। अब दोस्तों आती है बात उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव, कोई भी मीटिंग शुरू होती है और वहाँ पर लोगों के सामने ये उद्देश्य रखा जाता है कि हम यहाँ पर किस पर्पज़ के साथ आए हैं, हमारा काम क्या होगा, हम किस तरह से दिशा निर्देशित होंगे और क्या काम करना है, कौन सी सिद्धांतों पर आधारित काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, वो चुन के वहाँ पर बैठ तो गए थे, चले तो गए थे संविधान सभा में, लेकिन उनको दिशा देने का काम किया था वो उद्देश्य प्रस्ताव ने किया। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किस प्रकार का संविधान बनाना है और हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धांत कौन से होंगे, वो उद्देश्य प्रस्ताव में थे। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाया। आज आपको जो भारत के संविधान की प्रस्तावना देखने को मिलती है, ये करीब करीब उसी उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार है। इसमें कोई 19-20 का फर्क है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, मोटा मोटी इसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव रखा गया था, और 22 जनवरी 1947 को ये पारित कर लिया गया। अब आप कहोगे कांग्रेस का बहुमत भी था, कांग्रेस के पास बहुमत भी था, सारी चीजें थी, तो 13 दिसंबर को पास क्यों नहीं हो गया? तो इसका एक रीजन ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं, MR जयकर साहब हैं, इन लोगों ने सुझाव दिया कि अभी देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं वो आए नहीं हैं, तो उनके बिना एक इतने बड़े लक्ष्य को हम पारित करें तो ये थोड़ा उचित नहीं लगता। उनका वेट करते हैं, उनके आ जाने दो, उसके बाद में पारित करेंगे। तो ये सब चीज़ें हुई थी। अब उसके बाद में बात करें, ये उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ बिंदु थे जो कई बार RS मेंस जैसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था इसमें? सबसे पहला पॉइंट था कि भारत क्या होगा? भारत स्वतंत्र होगा, स्वयंप्रभु गणराज्य घोषित होगा। अर्थात भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और स्वयंप्रभु गणराज्य स्वयंप्रभु होगा। जैसे हम बात करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये सब बात करते हैं, तो ये बात यहाँ पर संप्रभु गणराज्य की बात की। इसके अलावा सभी क्षेत्रों, चाहे वो भारत के राज्य हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, वो भारतीय संघ के हिस्सा होंगे। और आज वर्तमान में आप क्या देखते हो, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत जो भविष्य में क्षेत्र अर्जित करेगा वो सब क्या होंगे? भारत के हिस्से होंगे। तो ये बात यहाँ पर है। सभी शक्तियों का स्रोत कौन होगी? भारत की जनता होगी। आप देखते हो संविधान की प्रस्तावना देखो, और सीधी सी बात आती है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की सभी शक्तियों, सरकार की सभी शक्तियों का स्रोत कौन है? जनता है। ये संविधान किसके हित में बनाया जा रहा है? जनता के हित में बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भारत की जनता होगी। न्याय, स्वतंत्रता, समता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो वर्तमान में देखो अपनी प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समता, विचार अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये बात, ये समता की बात भी करता है, ठीक है, और संगठन की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें। हालांकि वर्तमान संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये जो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, समता भी है,
न्याय भी है, लेकिन संगठन की स्वतंत्रता नहीं है। ये आर्टिकल 19 के तहत है दोस्तों, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जिसके तहत विभिन्न राजनीतिक पार्टी ये संगठन बनाए जाते हैं, इनकी ये स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन करीब करीब वही प्रस्तावना है जो इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में। इसके अलावा इन्होंने ये भी स्वीकार किया, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातियों को पर्याप्त क्या देंगे, सुरक्षा देंगे, उनको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त कराएंगे, और जो आज भी चीज़ें हो रही है। इसके अलावा संघ की एकता, भूक्षेत्र, समुद्र और वायु की सुरक्षा करने का क्या हुआ, संघ का कर्तव्य होगा, राष्ट्र का ये कर्तव्य होगा, देश का कर्तव्य होगा। विश्व शांति और मानव कल्याण में हम योगदान देंगे। ये सब चीज़ें, ये बिंदु ऐसे थे जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पेश किए थे। तो ये आप ध्यान रखो, कई बार ये पूछ ली जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हो गया। अब पहले भारत, आपको पता है कि अंग्रेज जो संविधान सभा का गठन हुआ था, तब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और संविधान सभा का गठन किस हुआ, ब्रिटिश कैबिनेट की सिफारिश के माध्यम से ही हुआ था, ब्रिटिश सरकार के अनुमोदन के बाद ही हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है कि संविधान सभा कोई भी काम करेगी तो वो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही काम कर रही थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, और आज़ाद होने के साथ ही संविधान सभा ने भी स्वयं को क्या कर लिया, आज़ाद घोषित कर लिया। सभा क्या हो गई, पूर्णतः स्वयंप्रभु निकाय बन गई, क्योंकि भारत क्या बन गया था, भारत एक आज़ाद राष्ट्र बन गया था। हालांकि डोमिनियन स्टेट के रूप में ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को बदल सकती थी या समाप्त कर सकती, ये पावर भारत की संविधान सभा के पास आ गई थी। सभा विधायिका भी बनी। और एक बता दूं मैं, भारत की संविधान सभा थी, उसके दो काम थे। दो काम कौन से थे, एक काम तो ये था कि देश के लिए संविधान बनाना, और दूसरा काम ये था कि देश के लिए सामान्य कानून बनाना। एक तो क्या काम था, देश के लिए संविधान बनाना, और एक था आम कानून बनाना। जब संविधान बनाने का काम होता था तब संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब सामान्य कानून बनाने की बात चलती थी तब इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर करते थे, जो दक्षिण भारतीय सदस्य थे, जो कि अपनी बाद में जो 1951-52 में जो लोकसभा गठित हुई थी, उसके 52 में उसके भी लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसके बाद में जब विधायिका के रूप में बैठक अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, ये बात है। 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में काम किया। तब संविधान निर्माण कार्य पूरा हो गया। तब क्या हुआ, तब अपनी संविधान सभा क्या कर दी, हमेशा और हमेशा के लिए क्या कर दी, स्थगित या फिर आप डिजोल्व कर दी गई थी। और उसके बाद में एक सदस्य संसद के रूप में अपनी संविधान सभा ने काम किया। तो आप ध्यान रखना, अपनी संविधान सभा ने केवल संविधान नहीं बनाया, संविधान सभा ने संविधान बनाने के साथ साथ देश के लिए आम कानूनों का निर्माण भी किया है। और जब संविधान का काम पूरा हो गया 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद में हमारी संविधान सभा ने देश के लिए क्या काम किया है, सामान्य कानून बनाने के लिए या फिर संसद के रूप में भी काम किया है। और भारत की पहली संसद एक सदनीय संसद थी। ठीक है, आगे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में चले जाने पर कुल सदस्य संख्या, दोस्तों ये देखो, पहले 389 का आंकड़ा आता है, उसके बाद में 299 का आंकड़ा भी आता है, 193 का आंकड़ा भी आता है, 170 का आंकड़ा भी आता है, ये और 14 का आंकड़ा भी आता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी, कितनी थी, कुल सदस्य संख्या थी। ये भारत का विभाजन होने के बाद में संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रहेगी, 299। एक आंकड़ा दोस्तों और आता है, 296 का भी आता है। हाँ, फिर उसके बाद में एक 93 की संख्या आती है। ये 93 की क्या थी, देशी रियासतों के संख्या सदस्य थे, देशी रियासतों के सदस्य थे। 70 क्या थी, आज़ादी के बाद में ब्रिटिश या फिर पाकिस्तान का विभाजन हो गया। पाकिस्तान के विभाजन के बाद देशी रियासतों की संख्या, देशी रियासतों के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। और 4 क्या थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य थे। अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ABCD, इसको आप ऐसे याद कर रखना, ABCD। 296 क्या थे, 296 वो सदस्य थे जो ब्रिटिश भारत से थे, ब्रिटिश भारत से। तो ये संख्या कई बार आपके सामने आती रहती है। सबसे पहले 389 संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। उसके बाद में 299 देश को आज़ादी मिलने के बाद में, भारत का विभाजन होने के बाद में संख्या बची संविधान सभा की, वो 299 थी। उसके अलावा 93 संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 93 थी। उस टाइम देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में 93 थी। 70 जब देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान बन गया, उसके बाद में संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 रह गई। 4 क्या थी, 4 अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और जो अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली के जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, उनकी सदस्य संख्या थी। और 296 क्या थी, 296 ब्रिटिश भारत के संविधान सभा की सदस्य संख्या, 11 राज्यों संविधान सभा की सदस्य संख्या थी, वो 296 थी। तो ये आंकड़ा कई बार आप
पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा ने और भी काम किए थे। संविधान सभा ने और क्या काम किए थे? संविधान सभा ने दोस्तों क्या काम किया था? संविधान सभा ने सबसे पहले तो मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता का स्थापन किया था कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा या नहीं। अब राष्ट्रमंडल क्या है? ब्रिटिश कॉलोनी रहे उन देशों का एक संगठन है जो जिसकी प्रमुख ब्रिटेन की महारानी होती है, और उनमें सदस्य अपने स्वैच्छिक क्या रह सकते हैं? सदस्य रह सकते हैं। तो भारत ने भी इनमें सदस्यता लेना स्वीकार किया। तो अब बात करोगे कि सर देश आज़ाद हो गया और फिर राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्या उचित है? तो भारत ने आज़ाद नया राष्ट्र था और अपनी जो आर्थिक सुरक्षा और अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नागरिक और भी जो सैन्य सुरक्षा है उनको सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रमंडल की सदस्यता रखना स्वीकार किया। हालांकि इसकी सदस्यता लेने से भारत में किसी भी निर्णय में कोई इनका इंटरफेयर या फिर प्रेशर ऐसा कुछ नहीं था। ये भारत के लिए स्वैच्छिक चीज़ थी और इनमें चीज़ें हो गई। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको भी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को 3 काम किए। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनने का काम भी भारत की संविधान सभा ने किया था। तो ये आप ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल के में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको तिरंगे को अपनाया इन्होंने। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और भारत के पहले राष्ट्रपति को निर्वाचित करने का काम भी भारत की संविधान सभा ने किया था। ये आंकड़ा आप ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा भारत के संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी 11, ठीक है। उसके अलावा इसकी अवधि कितनी थी? कुल बैठकें बात कुल 165 के समथिंग बैठकें थी और 70 थे 11, कितने 70 थे? 11 थे। 165 बैठकें थी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान निर्माण में काम लगा और पूरे संविधान निर्माण करने की लागत कितनी आई थी? और लागत आई थी दोस्तों 63 लाख रुपए। 63 लाख कुछ रुपए थे, कुछ हज़ार रुपए थे, लगभग 64 लाख रुपए की लागत आई। आप सोचो उस समय के हमारे ईमानदार राजनेताओं ने मात्र 63 लाख रुपए में भारत का संविधान तैयार कर दिया, जो कि लगभग 8 दशक से भारत का नेतृत्व कर रहा है और पूरे भारतीय लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है और आज पूरे भारत को एकजुट रखने में अहम भूमिका प्रदान कर रहा है। और आज 64 लाख रुपए में एक छोटा सा एक भवन भी नहीं बनता है। तो ये उस टाइम के नेताओं की ईमानदारी की मिसाल भी है और मेहनत की मिसाल भी है कि जब वो कितनी मितव्ययता के साथ कि देश आज़ाद, देश नया एकदम शिशु अवस्था में है और ऐसी सिचुएशन में बहुत ही मितव्ययता के साथ इन्होंने काम किया। तो ये भी क्या है अपने लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आगे बात करते हैं संविधान सभा की कुछ समितियां भी थी दोस्तों, क्योंकि संविधान जब बन रहा था तो काम डिवाइड करते हैं। जैसे हमें कोई काम करना है तो हम कोई काम करते हैं, किसी ग्रुप में काम करते हैं तो लोगों को अलग अलग काम डिवाइड कर देते हैं कि ये काम आप करो, ये काम आप करो। ठीक इसी प्रकार उन्होंने विशेषज्ञता के आधार पे संविधान सभा में भी काम डिवाइड कर दिया गया। तो अब इसमें देखो 2-3 समितियां देखो, एक तो है संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। संघ जो केंद्र था, केंद्र के लिए संविधान की बात हो और केंद्र के लिए शक्ति की बात हो, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? नेहरू जी थे। किसके लिए? चाहे संघ के लिए शक्ति की बात हो और चाहे संघ के लिए संविधान की बात हो, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। इसके लिए प्रांत सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतों का विलय किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि यूपी मेनन के साथ मिलकर इन्होंने 565 देशी रियासतों का भारत में विलय किया था। जो काम जर्मनी में बिस्मार्क ने किया, वो काम भारत में किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। जर्मनी में बिस्मार्क ने लगभग 300 देशी वहाँ की रियासतों को मिला के 39 राज्यों का एक संघ बना दिया था। ठीक इसी प्रकार इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया था। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। इसके अलावा प्रांतीय संविधान सभा के साथ साथ सलाहकार समिति थी, जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक और जनजाति मामलों के ऊपर जो सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल हैं। और पटेल और किसके अध्यक्ष थे? पटेल और किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों? पटेल प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार और जनजाति समिति के भी ये अध्यक्ष हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना दोस्तों।
इसके अलावा हम बात करते हैं प्रक्रिया नियम समिति। तो नियम कौन बनाएगा? सभा का अध्यक्ष है, उसके नियम चलेंगे। प्रक्रिया किसकी कौन चलाएगा? वही चलाएगा। तो प्रक्रिया और संचालन कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। तो ये ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और संचालन किसने किया? संचालन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा जो राज्यों के लिए प्रांतीय संविधान के लिए समिति बनी थी, उसके तो अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन एक राज्यों के लिए विशेष समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों आप। इसके अलावा सलाहकार समिति की कुछ उप समितियां भी बनाई गई थी, तो इनको भी आप देख सकते हो। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी के नेतृत्व में बनी थी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, जो कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में बनी थी। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई, ये ध्यान रखना दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, जो अपना नॉर्थ ईस्ट की सीमांत जनजातीय क्षेत्र के लिए उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। उसके अलावा छोड़े गए उप क्षेत्र के लिए उप समिति ए.वी. ठक्कर थे। और उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय उप समिति, ये अलग समिति थी दोस्तों एक। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें, प्रमुख छोटी समितियां भी थी। अब कुछ जैसे संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके लिए, और वित्त की और जो स्टाफ की, उनकी व्यवस्था करने के लिए भी कुछ समिति, डेली रोजमर्रा के कामकाज के लिए एक मतलब कमेटी होती थी, उनके अध्यक्ष क्या थे? वित्त एवं कर्मचारी समिति कौन सी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में काम करती थी। और क्रेडेंशियल जो प्रत्यायक समिति थी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के नेतृत्व में काम करती थी। सदन की विशेष समिति पटाभी सीतारामैया के नेतृत्व में काम करती थी। कार्य संचालन समिति ये के.एम. मुंशी के नेतृत्व में काम करती थी। राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये किसके? राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति क्या थी? एस वरदाचारी, जो कि सदस्य नहीं थे, इनके नेतृत्व में। प्रांत भाषाई प्रांत एस के धर थे दोस्तों, कौन थे? एस के धर थे। जो आप फिर देखोगे एस के धर एक भाषाई राज्यों के लिए, फिर 1948 में सरकार इनके नेतृत्व में क्या करेगी? प्रांतीय राज्यों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए एस के धर आयोग का गठन भी करेगी। और प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन थे दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना थोड़ी सी। इस नागरिकता तदर्थ समिति एस वरदाचारी, जो कि सदस्य नहीं थे। अब आती है दोस्तों संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत के संविधान का निर्माण के लिए यूं तो सभी सदस्यों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और सबका योगदान यूनिक है, इसलिए हमें एक अच्छा संविधान मिला है। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रारूप समिति, इनका योगदान भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जो सदस्य, इन्होंने रात दिन मेहनत करके भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। हालांकि बी.एन. राव के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके देश से लगभग 7653 जो संशोधन आए थे, उन संशोधनों को रात दिन उनका अध्ययन करके और उसके बाद में उन पे चर्चा करके रात दिन मेहनत करके एक अच्छा संविधान बनाया। उनके पीछे हमें ये ड्राफ्टिंग कमेटी की मेहनत भी हम नकार नहीं सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समिति दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को चुना गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इनके क्या थे? हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमने विभिन्न प्रकार की समितियां देख ली। अब हम देखेंगे संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का काम किया था। और आज वर्तमान में जो संविधान आपको दिखाई दे रहा है, ये करीब करीब इस समिति की छाप इस संविधान पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। जैसे इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। डॉक्टर अम्बेडकर का भारत के संविधान पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व या सोशल जस्टिस जैसे चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इस समिति ने भारत के संविधान को वास्तव में निर्माण करने का काम किया था। तो ये कौन समिति है? ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति? दोस्तों, ये प्रारूप समिति थी। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को निर्विरोध रूप से इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कैसे अध्यक्ष बनाया गया था? निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया था, निर्विरोध। और दोस्तों, इनको अध्यक्ष पद पे अपॉइंटमेंट कब किया गया था? 30 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त को समिति बनी, 30 अगस्त 1947 को इनका अध्यक्ष बना दिया गया। इस समिति में 7 सदस्य थे दोस्तों। एक तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि इस समिति के अध्यक्ष भी थे और सदस्य तो ओबीसी बात है थे, तो इनके अध्यक्ष थे। उसके अलावा गोपाला स्वामी अयंकर,
गोपाला स्वामी आयंकर, ये दोस्तों अच्छे प्रशासक थे और शायद ये जम्मू कश्मीर के पीएम भी रह चुके हैं। पहले जो राजशाही थी, ये जो हाँ, उसके बाद में अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डोगरा वंश के राजा थे हरि सिंह वगैरह, तो इनके समय अलादी कृष्णा स्वामी जो गोपाला स्वामी आयंकर है, ये जम्मू कश्मीर के पीएम भी रह चुके थे। इसके अलावा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दो दक्षिण भारतीय सदस्य थे। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो कि कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए थे दोस्तों। मोहम्मद सादुल्ला, पहले ये मुस्लिम लीग के क्या हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे। बाद में संविधान सभा, मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान में जाकर इन्होंने भारत में संविधान सभा के सदस्य भी थे बाद में। एन माधव राव क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह किसको लेके आए, एन माधव राव को लेके आए। और फिर टीटी कृष्णमाचारी को दोस्तों, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई। खेतान वही जो आप सभी को पता होगा, खेतान के पंखे कूलर वगैरह भी आते होंगे, तो इसी खेतान कंपनी के मालिक थे डीपी खेतान। इनकी मृत्यु के बाद में टीटी कृष्णमाचारी को क्या बनाया गया था, संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। तो संविधान सभा के कितने सदस्य हो गए, एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हो गए, गोपाला स्वामी आयंकर हो गए, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, डॉक्टर KM मुंशी हो गए, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टीटी कृष्णमाचारी, और ये 2 सदस्य आप ध्यान रखना, इनकी जगह चीजें हुई थी। अब दोस्तों कई बार ये सवाल आता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, या संविधान का जनक क्या कहना चाहिए क्या। तो वहां पर एक संविधान के विशेषज्ञ हैं KV राव। कौन है दोस्तों, KV राव। KV राव ही वो व्यक्ति हैं, हालांकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये भारत के बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हुए हैं। तो ये एक बात कहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के संविधान के जनक हैं। इसके पीछे इन्होंने रीजन दिए हैं। इन्होंने ये रीजन दिए कि 2 प्रारूप समिति, संविधान बनाने का अधिकतर काम था वो भारत प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया। लगभग 7551 या 53 जो संशोधन आए थे, उन संशोधनों में से 2473 पे विचार विमर्श करना और उन पे वाद विवाद करवाने का काम प्रारूप समिति का था। तो इतने 7553 जो संशोधन आए थे या फिर अपने संविधान सभा के सदस्य अन्य लोगों के द्वारा रखे गए थे, तो उनको पढ़ना ये बहुत भारी भरकम काम था। और इनके जो तर्क हैं, इनके आधार पे बात क्या है कि 2 दक्षिण भारतीय सदस्य थे, एक गोपाला स्वामी आयंकर और एक कृष्ण स्वामी अय्यर। ये दिल्ली की गर्मी सहन नहीं कर पाते थे, इस वजह से अधिकतर ये दिल्ली से बाहर रहते थे, इस वजह से काम में भागे। हालांकि एक केवल गर्मी ही कारण नहीं है, ये गोपाला स्वामी आयंकर थे, ये बहुत बड़े प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति थे, तो ये सरकार के बहुत से प्रशासनिक कार्यों में इनरोल थे, इस वजह से वो बाहर ज़्यादातर विदेशों में ही रहते थे। और ये इस वजह से, इसके अलावा डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे, KM मुंशी, ये कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए थे, तो ये कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम थे उनमें ज़्यादा बिजी रहते थे, इस वजह से ये भी प्रॉपर वे में टाइम नहीं दे पाए थे। इसके अलावा BL मित्र साहब थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया। और एक दूसरे सदस्य एन माधव राव की नियुक्ति करने में एक लंबा समय लग गया था, संविधान सभा के द्वारा लंबे समय तक इनकी नियुक्ति नहीं की गई थी। और DP खेतान साहब की मृत्यु होने के बाद में TT कृष्णमाचारी की नियुक्ति करने में भी लंबा समय लग गया। तो ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा जो काम था वो किसके जिम्मे आ गया था, वो जिम्मे आ गया था दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर खुद भी स्वीकार करते हैं कि उनको जब ये संविधान बन के तैयार हुआ था, जब सभी सदस्य हस्ताक्षर कर रहे थे, उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, वो एक बात कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल और केवल डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने का काम किया। उसके बाद में एक दक्ष पायलट की भांति, एक स्किल्ड पायलट की भांति डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने सारा काम संभाल लिया और एक अच्छा संविधान हमें बन के तैयार हुआ। तब डॉक्टर अम्बेडकर साहब उस दिन की स्पीच में कहते हैं कि जो संविधान सभा में संविधान बनाने का श्रेय जो मुझे दिया जा रहा है वो सही नहीं है। एक्चुअल में ये सारा काम मैंने नहीं किया है, वो परिस्थितियां थी जिन्होंने सारे के सारे मेरे स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के बावजूद सारे की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई और मुझे ये करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला दोस्तों, ये संविधान सभा के सदस्य थे और ये 1937 से 44 तक शायद असम के CM भी रह चुके हैं दोस्तों, असम के CM भी रह चुके और ये कांग्रेस पार्टी, पहले तो ये मुस्लिम लीग के नेता थे
और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। तो इस प्रकार अपनी इस प्रारूप समिति का ये काम था। तो प्रारूप समिति में सदस्य कितने हो गए? 7। डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके अलावा इसको याद करने के लिए क्या चीज़ है? याद करने के लिए आसान सा काम है, ये सारे कृष्ण जी के ही पर्यायवाची हैं। गोपाला स्वामी आयंकर, यहाँ गोपाल आ रहा है, उसके कृष्ण यहाँ आ रहा है, उसके अलावा कन्हैयालाल मणिकेलाल मुंशी यहाँ आ रहा है, माधवी कृष्ण का है, और यहाँ कृष्ण मजारी। तो 5 तो इसमें कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। एक BR अम्बेडकर साहब हो गए, मोहम्मद सादुल्लाह, ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा प्रारूप समिति ने जो पहला प्रारूप था वो कब पेश किया था? वो फरवरी 1948 में पेश किया था। फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। 8 माह का समय लिया। आम चर्चा व संशोधनों प्रस्ताव, मतलब कि आम इस पे आम चर्चा हो जाए और संशोधन ले लिए जाए, इसके लिए सारी चीजें। उसके बाद में जो 7500 संशोधन आए थे, 7553 जो संशोधन आए थे, इनको पढ़ने के बाद दूसरा प्रारूप इन्होंने पेश किया था, वो अक्टूबर 1948 में किया था। और अपनी संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी दोस्तों 165। संविधान सभा की कुल बैठकें 165 हुई थी, और अपनी प्रारूप समिति की कुल बैठकें हुई थी 141, ये ध्यान रखना। और प्रारूप बनने में ये 6 महीने से कम का समय लिया था। इसके अलावा भारत के संविधान पे संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। जो प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट तैयार करती थी उसको संविधान सभा के सामने रखती थी और उस पर वाद विवाद होता था। इस प्रकार 3 वाचन हुए थे। वो वाचन कौन कौन से थे ये ध्यान रखो थोड़ा सा, तो ये डेटा आप थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले वाचन था वो 4 से 9 नवंबर 1948, ये पहला वाचन था। दूसरा वाचन था दोस्तों 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये लगभग 12 महीने के समय इसमें वाद विवाद गहन विचार विमर्श हुआ। उसके अलावा तीसरा वाचन था, वो वाचन था दोस्तों 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और इस दिन भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ये 14 नवंबर 1949 वाला ये जो रखा था प्रस्ताव, इसको सेटल्ड बाई असेंबली प्रस्ताव था। मतलब जिस संविधान को आपके सामने रख रहा हूँ उस संविधान को इसी रूप में पास किया जाए। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित कर लिया गया या अपना लिया गया। और उस दिन लगभग 284 सदस्यों ने क्या किए थे? संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। ये चीज आप ध्यान रखना। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 को, और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान पे ये 3 वाचन हुए। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और फाइनली क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ? लागू हो गया। और उस दिन भारत में गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। अब कई बार क्या बात आती है? अब कई बार बात ये आती है कि भारत का संविधान है वो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ये 2.5-3 महीने का समय और क्यों निकाला गया? क्या वजह थी? तो दोस्तों याद करो वो दिन जब भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी। और उस दौरान एक डेट आती है 26 जनवरी तो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम है या स्वाधीनता दिवस है, वो 28 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। और उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए बात कही थी कि भारत आने वाले 26 जनवरी से प्रतिदिन क्या मनाएगा? स्वाधीनता दिवस मनाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो भारत में पहली बार 28 दिसंबर 1929 को घोषणा के अनुसार 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। और उसके उपलक्ष्य में भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ तब तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत क्या मनाता आ रहा था? अपना स्वाधीनता दिवस मनाता आ रहा था। क्या मनाता आ रहा था? स्वाधीनता दिवस मनाता आ रहा था। कब से दोस्तों? ये था दिसंबर 1929 को घोषणा की थी। किसने? नेहरू जी ने घोषणा की थी। और उसके बाद में 26 जनवरी 1930 को पहला क्या मनाया गया? स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में लगातार तब से लेके भारत 26 जनवरी को क्या मना रहा? स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। लेकिन भारत आज़ाद कब हो गया था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। इसलिए हमारी जो ऐतिहासिक तारीख थी कहीं वो इतिहास के पन्नों में गुम नहीं हो जाए, इसलिए उस चीज़ को याद रखते हुए, उस संघर्ष के दिनों को याद रखते हुए भारत ने भारत का संविधान लागू करने का निर्णय कब लिया? 26 जनवरी
50 को लिया। हालांकि जिस दिन संविधान अपना बन के तैयार हुआ था उस दिन भारत के संविधान का कुछ हिस्सा था, वो जो तात्कालिक प्रावधान थे जो लागू होने थे वो जरूर उस दिन लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में लगभग कितने 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। वो 16 अनुच्छेद कौन से थे? 26 नवंबर 1949 को 5, 6, 7, 8, 9 ये दोस्तों नागरिकता के संबंधित प्रावधान है। किससे? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ये जो अनुच्छेद 60 है ये राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है और 324 से चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। ये विभिन्न प्रकार की शब्दावली है दोस्तों, यहाँ पर जो परिभाषा वगैरह दी गई है इसकी विभिन्न शब्दों की परिभाषा दी गई है। 379 अंतरिम संसद की बात की गई है, अस्थायी अंतरिम संसद की बात की गई है। 380, 88, 391, 392, 393। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखना, भारत के संविधान के लगभग 16 अनुच्छेद थे वो कब लागू हुए थे? वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिसमें नागरिकता संबंधित थे, राष्ट्रपति संबंधित थे, चुनाव आयोग थे और विभिन्न परिभाषा और ये अंतरिम संसद से जुड़े हुए चीजें ये थी, ये तात्कालिक प्रावधान थे। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें संविधान का अंतिम भाग था, इसमें अनुच्छेद 393 है। आपको कई बार ये पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान जिसको हम भारतीय संविधान बोलते हैं, इस संविधान का शीर्षक क्या है? इस संविधान का शीर्षक है क्या? तो ये है भारत का संविधान, न भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, एक है भारत का संविधान। ये भारत के संविधान का शीर्षक है और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अब आपको कोई पूछ ले कि भारत के संविधान का शीर्षक कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 393 में भारत का संविधान, भारत का संविधान, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 है, 393, इसमें शीर्षक दिया गया है भारत का संविधान। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें थी। उसके अलावा ये सब चीजें, भारत का संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और लगभग 1,45,000 प्लस क्या थे? ये शब्द बता रखे हैं, जो कि ठीक है, एक अलग बात है। हाँ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। अब सूचियां बढ़ के कितनी हो गई? सूचियां बढ़ के 12 हो गई दोस्तों। अनुच्छेद कितने हो गए? तो आज लगभग आप देखते हो 470 के समथिंग अनुच्छेद है, लेकिन मूल संख्या है, जो मूल पृष्ठों की संख्या है, मूल अनुच्छेद है वो 395 ही है। हालांकि इसमें घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे अनुच्छेद है, मूल अनुच्छेद जो संशोधन निरस्त कर दिए या हटा दिए गए और कुछ नए भी जोड़ दिए गए, तो ये संख्या बढ़ती जाती रहती है, जबकि मूल अनुच्छेद है वो 395 आज भी इतने ही हैं। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं, अब ये जो अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हो गया, उसके संविधान सभा बन गई, तो अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक विशेषज्ञता समिति बनाई गई थी, जो कि संविधान सभा के कामकाज के लिए क्या रिव्यू करती रहे, समय समय ड्राफ्ट कमेटी का रिव्यू करते भी रहे। तो इस समिति में कौन कौन लोग थे ये ध्यान रखना। ये कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति 8 जुलाई 1948 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान के मसौदे के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई थी, जिसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, अरुणा आसपल्ली थे, के.एम. मुंशी थे, एन. गोपालस्वामी अयंकर थे, के.टी. सेठ थे, डी.आर. गोडगिल थे, हुमायूं कबीर थे, के. संतानम थे। बाद में कृष्णा कृपलानी सदस्य एवं संयोजक ये भी बनाए गए थे। इसकी 2 बैठकें हुई थी। जो पहली बैठक कब हुई थी? 20 से 20 जुलाई 1946 को दिल्ली में हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी दोस्तों? 15 से 17 अगस्त 1946 को हुई थी। ये कब? जब तक अपनी संविधान की प्रारूप समिति का गठन नहीं किया गया था, तब कि भारत के संविधान को कैसे बनाया जाए, कैसे संविधान हो, इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति है। इसके बारे में आप थोड़ा सा आप ध्यान रखना। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, एम.एस. आसपल्ली, के.एम. मुंशी, गोपालस्वामी अयंकर, के.टी. सेठ, डॉक्टर डी.आर. गोडगिल, हुमायूं कबीर, के. संतानम और कृष्णा कृपलानी ये सदस्य थे। इस समिति की 2 बैठक हुई थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये कुछ आवश्यक तथ्य हैं कि संविधान सभा का जो प्रतीक वगैरह क्या था, तो ये हाथी और ये मोर था। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। दोस्तों एक ये चीज आप ध्यान रखना, जो बी.एन. राव सर थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कैसे दोस्तों? बी.एन. राव थे, ये भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस था उसमें भारत के पहले न्यायाधीश रहे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जिसका मुख्यालय इसके नीदरलैंड के शहर द हेग में है ICJ। इसमें भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? ये कौन थे? बी.एन. राव थे। सॉरी दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा गलती से बता दिया आपको। तो आप इसमें ध्यान रखना, भारत में जो 1948 में जम्मू कश्मीर का विवाद जब यूएनओ में लेके चले गए थे हमारे नेहरू जी, और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि नीदरलैंड के शहर द हेग में है,
उसमें भारत का पक्ष, जम्मू कश्मीर मुद्दे पे भारत का पक्ष रखने वाले कौन थे? ये बेनेगल नरसिम्हा राव थे दोस्तों। ये भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये कानूनी सलाहकार थे। और एक अच्छी बात क्या है दोस्तों, इन लोगों का दिल कितना बड़ा था। जब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उस टाइम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनके पास गए कि आपको भारत के संविधान का सलाहकार बनना है और भारत के संविधान के लिए आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है। क्योंकि आपको पता होगा, जो पहले संविधान का जो पहली प्रारूप समिति ने तो बाद में काम किया था, जो पहले प्रारंभिक ड्राफ्ट बनाने का काम किया था, भारत के संविधान का जो प्रारंभिक ड्राफ्ट बनाने का काम किया था, वो काम किसने किया था? वो ड्राफ्ट बनाने का काम बेनेगल नरसिम्हा राव ने किया था दोस्तों। BN राव वो व्यक्ति हैं, ICS सेवा के अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, दुनिया भर के संविधानों के विशेषज्ञ थे। ऐसा बताते हैं अमेरिकी संविधान विशेषज्ञ आइवर जेनिंग्स के पास ये गए थे कि साहब हमें भी संविधान बनाने के, हम भारत अपना संविधान बना रहे हैं और आप उसमें मार्गदर्शक बनने की कोशिश कीजिए और आप हमें बताइए कि हम कैसे काम करें। ये जब वहाँ गए थे BN राव साहब, तो आइवर जेनिंग्स ने एक बात कही थी, इतिहासकार भी थे, संविधान विशेषज्ञ थे, कि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा विशेषज्ञ बैठा है, आप उनकी सेवाओं को काम में लीजिए, जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये बोले साहब ऐसी मजाक क्यों कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? तो तब आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि दुनिया भर के संविधानों का मास्टरमाइंड, दुनिया भर के संविधान का विशेषज्ञ आपके पास बैठा है, उनकी सेवाओं को आप काम में लो, तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको, भाई हम क्या गाइड करेंगे, आपके पास तो ऑलरेडी ऐसा विशेषज्ञ है। तो ऐसी बात है। तब आके इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, नेहरू जी को ये बात बोली कि उन्होंने ऐसा बोला है। तो फिर इन्होंने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारूप समिति का मेंबर किसको बनाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया था। तो BN राव ने भारत के संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया, जिसमें लगभग 243 अनुच्छेद थे दोस्तों। कितने अनुच्छेद थे? लगभग 243 अनुच्छेद थे और इसमें शायद 9 या 10 अनुसूचियां थी, 9 या 10 अनुसूचियां थी दोस्तों। अब ये क्या थे? मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को कहाँ ले जाने का काम किया इन्होंने UNO में जो जहाँ पर भारत का पक्ष है, वो उन्होंने ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्होंने पक्ष रखा था। इसके अलावा दोस्तों ये कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, न्यायाधीश भी रह चुके हैं और ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो डोगरा वंश का शासन था उस टाइम ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो राजा को सलाह देने के काम करते थे प्रधानमंत्री, तो ये भी रह चुके हैं। तो बहुत ही दोस्तों बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। और अच्छी बात ये है कि मैं आपको बता रहा था, जब इनके पास नेहरू जी और ये जो गए थे, राजेंद्र प्रसाद गए थे इनके पास, तो इन्होंने इनको बोला कि आपको भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना है, बताइए आप क्या लोगे, आपकी सेवा जो पारिश्रमिक का वो क्या रहेगा। तो इन्होंने दोस्तों साफ साफ मना कर दिया कि मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का मुझे अवसर मिल रहा है, माँ भारती के लिए सेवा का अवसर मुझे मिल रहा है, इससे बड़ा मेरे लिए मेहनताना कुछ नहीं हो सकता और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि पैसे लेके काम करना है तो फिर मैं काम करूँगा नहीं। तो ऐसे दोस्तों त्याग करने वाले व्यक्ति थे, माँ भारती के ऐसे सपूत भी हुए हैं दोस्तों। तो इनकी सारी बातें ये थी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, कानून सलाहकार सचिव कौन थे? ये HBR अयंकर थे, मुख्य प्रारूप चीफ ड्राफ्ट ये LN मुखर्जी थे और संविधान का जो सिलेक्शन कैलीग्राफी का काम किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने काम किया था। भारत के संविधान की कैलीग्राफी जो सुंदर राइटिंग में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि इटैलिक शैली में लिखी गई है, ठीक है। और सौंदर्यीकरण और सजावट का काम किया शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में ये काम हुआ था। हिंदी संस्करण का सिलेक्शन जो इंग्लिश में तो इन्होंने लिख दिया, हिंदी में किसने लिखा था? हिंदी में लिखा वसंत कृष्ण वेद, सुंदर ढंग से नंदलाल बोस ने उसके बाद में लिखा। और विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, भारत के संविधान के जनक है या मुख्य वास्तुकार इनको हम कहते हैं। 19 नवंबर को अब क्या हुआ दोस्तों? 19 नवंबर 2000 ये दोस्तों डेट है, भारत सरकार ने प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का काम किया था दोस्तों। पहले ये क्या था? पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। कब? 26 नवंबर को प्रति वर्ष भारत विधि दिवस के रूप में मनाता था। लेकिन एक रैली में भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा ऐलान कर दिया कि क्या होगा, अब से जो विधि दिवस है उसको क्या संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। और दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो 100वां जन्मदिवस था, उसके 100वां था, कितना था यार, 125वां जन्मदिवस था, 125वां जन्मदिवस था। उस अवसर से जो संविधान विधि दिवस था, जो भारत पहले विधि दिवस 26 नवंबर 1926
26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में मनाता था। इसी विधि दिवस को भारत 26 नवंबर 2015 से क्या मनाने लगा है, संविधान दिवस मनाता है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के अवसर पे भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी। ये चीजें आप ध्यान रखना थोड़ी सी। इसके अलावा संविधान सभा की आलोचना भी होती रही है दोस्तों, और आप सभी को पता है आलोचना किसकी नहीं होती, आलोचना होती है। कोई भी काम करोगे उसमें आपकी आलोचना स्वाभाविक रूप से होगी, चाहे आप अच्छा करो बुरा करो, इसमें कभी भी 100% सर्टिफिकेशन लेवल कभी नहीं होगा। आप कितना ही अच्छा पढ़ा दो उसमें भी आपकी कमियां मिलेगी, आप कितनी भी ज़्यादा जिम्मेदारी उठा लो उसमें भी आपकी कमियां मिलेगी। एक कोई लीडर अच्छा काम कर दे या फिर कोई कहीं भी, तो आप इस चीज़ को मान के चलो, कभी भी 100% परफेक्ट कोई हो भी नहीं सकता और लोग मानते भी नहीं है। तो संविधान सभा की भी क्या आलोचना हुई। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये आलोचना स्वाभाविक सी बात है होनी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में जब हुआ था, उस समय भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं हुआ। और ये क्या थी, ये तो संविधान जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा नामांकित निर्वाचित और देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा नामांकित निकाय थी। इसलिए क्या थी, ये वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव इसका नहीं हुआ था। लेकिन इसका काउंटर पॉइंट ये है कि उस समय न तो ऐसी सिचुएशन थी जब भारत का विभाजन हो रहा था और देश में दंगे हो रहे थे, उसके अलावा न ही लोगों में इतनी साक्षरता थी, और उस परिस्थितियों के अनुसार ये बेहतर निर्णय था। हालांकि यदि चुनाव हो भी जाता तो भी जब संविधान सभा के सदस्य थे, वास्तव में जो निर्वाचित होकर आए थे वही जनता के द्वारा चुने जाते, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी का जनता में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और जो 1951 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ये चीज़ सिद्ध हो गई थी कि संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वापस क्या संसद के सदस्य के रूप में चुन के आ गए थे। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि संप्रभुता का अभाव था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर आधारित थी, बैठकों से पहले इसकी अनुमति लेनी होती थी। तो दोस्तों ये सच है कि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही गठित की गई थी। लेकिन कैबिनेट मिशन 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद में सभा ने अपने को संप्रभु संस्था घोषित कर लिया था, और उसके बाद में किसी भी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार की अनुमति नहीं लेती थी। और इसके अलावा भारत की जो संसद है या संविधान सभा है, इन्होंने पूरे का पूरा काम जितना किया है वो भारतीय जनता के हित में किया है, भारत के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है, और भारतीयों के हित में एक अच्छा भारत का संविधान बनाया। तो इस संविधान पे कहीं भी अंग्रेजों की छाप नहीं दिखती है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि समय की बर्बादी, क्योंकि जहां अमेरिका ने अपने संविधान का काम लगभग 4 महीने में कर लिया, और भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लग गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया, जो कि बहुत लंबा समय है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों, बेशक आप कह सकते हो कि भारत के संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, लेकिन पाकिस्तान को देखिए, अपने पड़ोसी देश को, 1956 में जाके इनका संविधान तैयार हुआ, लगभग 10 साल का समय लग गया। इसके अलावा बात करें अमेरिका की बात, तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है दोस्तों, और अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, जैसे पहला अनुच्छेद है वो संसद की बात करता है, दूसरा अनुच्छेद है वो कार्यपालिका की बात करता है, तीसरा अनुच्छेद है वो न्यायपालिका की बात करता है, ऐसे उसमें मात्र 7 अनुच्छेद है, और वो केवल और केवल संघ के अनुच्छेद हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि वहाँ पर राज्यों का अलग संविधान है, और राज्यों का अलग संविधान है तो वहाँ के संविधान में इतनी विविधता भी नहीं होगी। एक छोटा सा संविधान तैयार किया था और वो मोटी मोटी बात उन्होंने लिखी है, संघ के काम बताएं। तो भारत के संविधान को भारी भरकम होने का एक सीधी सी बात है, यहाँ पर तो इवन एक छोटे छोटे जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, नदियों के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए तक को क्या कानून बताए गए हैं, उनको अधिकार दिए गए हैं। तो और भारत में राज्यों का संविधान अलग नहीं है, यही संविधान है। और भारत में जो विविधता में एकता, यहाँ पर हजारों बोलियाँ बोली जाती है, यहाँ पर विभिन्न समुदाय या जातियों के लोग रहते हैं, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो एक ऐसे विविधतापूर्ण संविधान को तैयार, देश के संविधान को तैयार करने के लिए स्वाभाविक सी बात है समय तो लगता है, लेकिन समय लग के भी हमने काम किया। लेकिन वो संविधान आज तक लगभग 80 सालों से भारत का नेतृत्व कर रहा है और भारत को दिशा दे रहा है दोस्तों। यदि हम जल्दबाजी में कोई ऐसा ढुलमुल संविधान तैयार कर भी देते तो फ्रांस की तरह या फिर चाइना की तरह या फिर नेपाल की तरह हमें बार बार संविधान बदलना पड़ता, बार बार लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो बार बार उसमें चेंजेस करने पड़ते। इसलिए समय जरूर लगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ हमने बनाई है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कांग्रेस का प्रभुत्व था। लगभग 296 जो सदस्य थे ब्रिटिश भारत से आए थे, उनमें 208 सीटों पे कौन आए थे, कांग्रेस के सदस्य चुन के आए थे। और अधिकतर देशी रियासतों से जो संविधान सभा के सदस्य गए थे वो भी कांग्रेस विचारधारा के सदस्य थे। लेकिन दोस्तों उस समय कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई दल भी नहीं था,
और कांग्रेस, उस समय का कांग्रेस डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के शब्दों में एक धर्मशाला संगठन थी। वहां पर अमीर भी था, गरीब भी था, शहरी भी था, ग्रामीण भी था, किसान था, सामंत भी था। तो वहां पर मतलब सभी प्रकार के समाजवादी भी थे, पूंजीवादी भी थे, तो मतलब हर तरीके के विचारधारा के लोग थे। और उस समय की कांग्रेस एक सतरंगी, एक आप बोल सकते हो अम्ब्रेला की तरह पूरे के पूरे, मतलब जो जिस प्रकार जो एक इंद्रधनुष होता है वो सारे रंगों का प्रतिनिधित्व करते, तो इसी प्रकार एक इंद्रधनुष की तरह पूरे भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करने की काम कर रही थी उस समय कांग्रेस। तो कांग्रेस का प्रभुत्व था, लेकिन उसमें पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व था। जैसे मैंने अमीर गरीब वाली बात था, इसी प्रकार जनरल कास्ट के लोग भी थे, दलित भी थे, महिलाएं भी थी, किसान भी थे, जमींदार भी थे, सारे प्रकार के लोग इस समय इसमें हुआ करते थे। तो इस प्रकार को ग्रेनविल ऑस्टिन है, जो कि संविधान सभा के क्या है, भारत के, इन्होंने इंडियन नेशन कॉर्नर स्टोन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, भारत का संविधान, भारतीय संविधान की आधारशिला, भारत की आधारशिला, एक ऐसी इन्होंने किताब प्रकाशित की है। उसमें इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही सभा है और सभा ही भारत है। तो ये बात भी इनकी कहनी सही है कि कांग्रेस जो संविधान सभा में सदस्य हैं, वो अधिकतर सदस्य क्या हैं, कांग्रेसी हैं, और जो कांग्रेस सदस्य हैं वो सारे पूरे भारत का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन की जो किताब थी 1962-63 में आई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, तो इस किताब में इन्होंने ये कहा सभा ही कांग्रेसी सभा है और सभा ही भारत है। तो ये सच है। वकीलों व राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है, अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये बात है। तो दोस्तों संविधान है, ये आप सभी को पता होगा, ये वकीलों का ही काम है। संविधान में जो कानून की लैंग्वेज है वो सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर होती है, और संविधान बनाने की बात हो तब तो वहाँ पर और ही ज़्यादा विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छे संविधान बनाने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को आपको संविधान सभा में लेना पड़ेगा। तो ये वकीलों का सर्वज्ञ या प्रभुत्व ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि वकीलों ने बनाया। और दुनिया भर के, भारत का संविधान नहीं, दुनिया भर के जितने भी संविधान हैं वो सब वकीलों ने ही तैयार किए हैं। दोस्तों आप जॉर्ज वॉशिंगटन को देखो, या फिर आप वहाँ जेफरसन को देखो, किसी को भी देखो, वो दुनिया को वकीलों ने बनाया। इसके अलावा हिंदुओं का प्रभुत्व है, लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है। चर्चिल ने क्या बोला है, एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो लॉर्ड विस्काउंट है, या फिर जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हैं, ये बोलते हैं कि ये हिंदुओं का प्रभुत्व है। दोस्तों जिस देश की आबादी में 80% आबादी हिंदुओं की हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उस समुदाय का वहाँ पर बहुमत नहीं होगा। जिस देश की आबादी में 80% हिंदू रहते हों, तो वहाँ पर अधिकतर लोग को, तो वो अपनी जनसंख्या के अनुपात में ही भेजें तो इतना तो आएंगे। तो अपनी संविधान सभा में लगभग 75 से 80% लोग क्या थे, हिंदू थे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, पूरा देश में जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है। तो ऐसी बात इन्होंने कही है। तो ये भी कोई ज़्यादा कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ओबीसी सी बात है। जिस आप इंग्लैंड में देखो, इंग्लैंड में संविधान सभा बनाओ तो वहाँ पर आप बोल दोगे कि नहीं, यहाँ पर तो और दूसरे धर्म के लोग आएंगे, तो वहाँ पर ईसाई आएंगे, क्योंकि वहाँ पर समुदाय में या फिर देश में बहुसंख्यक कौन है, वही है। तो ये अपनी संविधान सभा की आलोचना भी होती है कई बार। इसके अलावा संविधान का हिंदी में पाठ। दोस्तों पहले अपने संविधान में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मूल संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ का प्रावधान नहीं था। उसके बाद में दोस्तों 58वां संशोधन हुआ 1987 में। कब हुआ, 1987 में। और उस समय अनुच्छेद 394 ए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, 394 ए नया अनुच्छेद जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद के माध्यम से बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति 58वां संविधान शोधन 1987 जो 394 अनुच्छेद में संशोधन करके 394 ए जोड़ा गया, जिसमें बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति समय समय पे भारत के संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ भी करवाएंगे। मतलब जो संविधान है उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके भी प्रकाशित करवाएंगे। तो अब हमेशा और हमेशा भारत की जो अपना आप देखते हो, उसका जो संविधान सभा का जो बेयर एक्ट आता है वो किसके द्वारा, भारत के जो विधि मंत्रालय है, कानून मंत्रालय के द्वारा हर साल प्रकाशित हो गया था। तो ये उसके बाद से प्रावधान किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा हिंदी अनुवाद प्रकाशित होगा। प्रत्येक संशोधन जो अंग्रेजी में है का हिंदी अनुवाद, हिंदी प्राधिकृत पाठ अर्थ लगाने में सुविधा राष्ट्रपति परीक्षण करवाएंगे। तो ये सब चीजें तो आप देखते हो। बेयर एक्ट के बारे में देखते हो आप, बेयर एक्ट हर साल चेंजेज होके आता है। उसमें जितने भी संशोधन होते हैं वो सारे के सारे उसमें क्या चेंज होके करते हैं, राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 394 ए के तहत क्या करवाते हैं, हिंदी में इसको प्राधिकृत करवाते हैं या प्रसारण करवाते हैं। इसके अलावा आपसे कई बार आजकल के जो एग्जाम है उसमें ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है
क्या पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की कब बैठकें हुई थी, कब क्या हुआ था, ये चीजें भी कई बार पूछ जाती है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना। आपको पूछ लिया संविधान सभा का छठा सत्र कब हुआ था, संविधान सभा का 7वां सत्र कब हुआ था, तो ये भी आपको आज के टाइम में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला सत्र था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। लेकिन संविधान सभा की जो सत्र था वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 को हुआ था। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को हुआ था। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947 को हुआ। पांचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 को हुआ था। वहीं संविधान सभा का जो छठा सत्र हुआ था वो हुआ था 27 जनवरी 1948 को। अब आपको कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की संविधान सभा का कौन सा सत्र चल रहा था, तो ये भी कई बार आपको पूछ लिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, जब संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था 14 से 30 अगस्त 1947 को, तब भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तब भारत को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। इसके अलावा 7वां सत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7वां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 को चला था तक, जो कि सबसे लंबा सत्र है दोस्तों, सबसे लंबे समय तक चलने वाला। तो ये बात है, 4 नवंबर 1948 से लेके 8 जनवरी 1949 तक। इसके बाद में 8वां सत्र है, ये 16 मई से 16 जून 1949 है। 9वां सत्र है 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। और इसके अलावा 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949। और 11वां सत्र क्या था, 14 से 26 नवंबर 1949। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसमें भारत का संविधान बन के क्या हो गया, तैयार हो गया था। संविधान क्या हो गया, तैयार हो गया, और संविधान पे हस्ताक्षर हो गए, और उस दिन संविधान को अपनाया गया था। तो ये बात ध्यान रखना। संविधान सभा के कितने सत्र हुए थे, ये टोटल 11 सत्र के बारे में आप ध्यान रखना दोस्तों। अन्य देशों की तुलना, कई बार कि भाई भारत के संविधान अन्य देशों की तुलना, तो यूएसए का संविधान है, जो अमेरिका का संविधान है, वो 25 मई से यूएसए का संविधान है, उसमें 7 अनुच्छेद है दोस्तों। कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है उसमें। अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, और वो 25 मई से 19 सितंबर 1787, मात्र 4 महीने से कम समय में इन्होंने क्या कर लिया, अपना संविधान तैयार कर लिया। जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, उसमें 7 अनुच्छेद हैं। 25 मई से 19 सितंबर 1787 को मात्र 4 महीने से कम समय में इन्होंने तैयार कर लिया था। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद हैं। अमेरिका में 7 हैं, कनाडा में 147 है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है, दक्षिण अफ्रीका में 153 है, और भारत में 395 है। तो ये समय देख लो आप कब बना था इनका संविधान। भारत का संविधान ये टाइम है ही, दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1908-9 में बना था, और ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1900 ईस्वी में बना हुआ है। और देखो, अमेरिका ने 4 वर्ष का समय लिया, कनाडा ने 2 वर्ष 6 महीने का समय लिया, ऑस्ट्रेलिया को 9 वर्ष का समय लगा है, और दक्षिण अफ्रीका को 1 वर्ष का समय, भारत को समय लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। अब बात करें सीटों का आवंटन, तो ये आप देख सकते हो, ब्रिटिश भारत 11 प्रांतों में कौन सी 292 सीटें थी, देशी रियासतों में 93 सीटें थी, और चीफ कमिश्नर क्षेत्र की 4 सीटें थी, और 93 ये होगी। टोटल सीटें कितनी थी, 389 सीटें थी भारत के संविधान सभा में। ये समुदाय आधारित, ये आप देख लो। लगभग संविधान सभा में हिंदुओं की संख्या 163 थी, मुस्लिम कैंडिडेट थे 80 थे, एससी के 31 थे, भारतीय ईसाई 6 थे, पिछड़ी जनजातियां 6 थी, सिख थे, वो सिख समुदाय से 4 लोग थे, एंग्लो इंडियन से 3 लोग थे, पारसी 3 लोग थे, 296। ये बात हो गई समुदाय आधारित। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत की संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, भारत की संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो ये कई बार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी जगह ये पूछा जाता है कि कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, और कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य थी, कौन सी महिला किस क्षेत्र से थी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हमारी संविधान सभा उस मामले में भी अग्रणी है कि यहाँ पर महिलाओं का भी पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व था। दोस्तों, भारत की संविधान सभा की बात करें, जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उस पहली बैठक में 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया, 9 महिला सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया दोस्तों। कब, फर्स्ट बैठक में भाग लिया था। अब ये सदस्य अम्मू स्वामीनाथन,
ये मद्रास में सामान्य सीट से चुन के आए थे एम स्वामीनाथन, जो कि भारत की संविधान सभा की सदस्य थी। एनी मस्क्रीन दोस्तों ये ईसाई महिला थी, क्या थी? ईसाई महिला सदस्य थी, कई बार आपको पूछ लिया जाता है। और ये त्रावणकोर कोचीन यूनियन से चुन के आई थी, जो कि देशी रियासतों से आने वाली महिला थी। एनी मस्क्रीन ईसाई महिला थी और देशी रियासतों से चुन के आने वाली महिला थी दोस्तों। बेगम एजाज रसूल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और संयुक्त प्रांत से चुन के आने वाली मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, संयुक्त प्रांत से चुन के आई थी बेगम एजाज रसूल दोस्तों। और बेगम एजाज रसूल थे, इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुत सी चीजें शानदार तर्क दिए थे। इसके अलावा दक्षिणायनी वेलायुधन, दक्षिणायनी वेलायुधन है ये जो मद्रास से सामान्य सीट से चुन के आई थी दोस्तों, ठीक है, सामान्य सीट से चुन के आई थी। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, ये संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी, एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। कौन थी? दक्षिणायनी वेलायुधन, ये संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। जी दुर्गाबाई, ये भी कहाँ से आए थी? ये भी मद्रास से आए थे दोस्तों, ये भी कहाँ से आए थे? जी दुर्गाबाई मद्रास से आए थे। और दुर्गाबाई दोस्तों क्या थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी, संचालन समिति की महिला सदस्य थी, ठीक है। हंसा मेहता बॉम्बे से सामान्य सीट से चुन के आई थी। कमला चौधरी दोस्तों ध्यान रखना, कमला चौधरी और मालती चौधरी ये दो संविधान सभा की सदस्य थी। चौधरी, कमला चौधरी और मालती चौधरी। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से आई थी, मालती चौधरी उड़ीसा से आई थी दोस्तों, ध्यान रखना। अब देखने में लगता है कमला चौधरी मालती चौधरी दोनों बहनें होंगी, लेकिन आप ध्यान रखना एक तो उत्तर प्रदेश से आई है और एक उड़ीसा से आई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अपने को ये भी देखने की जरूरत है, एक यहाँ पर लीला रे है और एक दूसरी है रेणुका रे, ये भी आपको दोनों बहनें से लगती है, लीला रे और रेणुका रे। कमला चौधरी, मालती चौधरी, तो ये कौन? ये भी आपको बहनें से लगती है। तो लीला रे तो पश्चिम बंगाल से चुन के आई थी, कहाँ से चुन के आई थी? पश्चिम बंगाल से चुन के आई थी। और रेणुका रे थी, ये भी पश्चिम बंगाल से चुन के आई थी। रे है, डे लगता है, या फिर ये सारी बनर्जी वगैरह ज़्यादातर ये उधर नाम है। तो ये लीला रे, रेणुका रे पश्चिम बंगाल से, मालती चौधरी उड़ीसा से, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से, ये ध्यान आप थोड़ा सा रखना मेरे दोस्तों। इसके अलावा राजकुमारी अमृता कौर, ये दोस्तों कपूरथला राज परिवार है पंजाब का, कपूरथला राज परिवार है पंजाब का। वहाँ से क्या थी? वहाँ की राज परिवार की सदस्य थी और भारत की पहली महिला, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। दोस्तों दिल्ली में जो एम्स बनाने का काम किया था, उसके लिए जो जमीन दी थी, निःशुल्क जमीन दी थी, वो किसने देने का काम किया? वो राजकुमारी अमृता कौर ने किया। दोस्तों संविधान सभा में जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी, इसकी सदस्य कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। संविधान सभा में जो मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी थी, उसकी सदस्य थी। और यहाँ पर मौलिक अधिकारों या समानता स्वतंत्रता के लिए जो इनकी दलीलें थी, वो सुनने लायक है दोस्तों। जो एबीपी न्यूज़ का एक प्रधानमंत्री नहीं, राज्यसभा टीवी का जो संविधान सभा के 10-11 एपिसोड है दोस्तों, वो आप सुनना। जो अभी जो अपने संसद टीवी है, उसमें उस पर 10-11 एपिसोड है संविधान सभा से, वो एपिसोड आप सुनना। उसमें आपको पता चलेगा राजकुमारी अमृता कौर ने भारत में समानता स्वतंत्रता के लिए कितनी अच्छी दलीलें दी थी। संविधान सभा में जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी, इसकी सदस्य थे मैडम। और भारत के क्या थे? पहले स्वास्थ्य मंत्री भी थे। और भारत दिल्ली में जो एम्स बनाने के लिए जमीन दी थी, वो इनका आवंटन भी करवाया और इन्होंने निःशुल्क वो जो चीज़ें की थी दोस्तों। इसके अलावा सरोजनी नायडू बिहार से सामान्य सीट थे और सुचेता कृपलानी, इनके बारे में देखना दोस्तों। ये दोनों हैं जो एक तो भारत के पहले राज्यपाल रहे हैं और एक भारत के पहले राष्ट्रपति, जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहने का काम इन्होंने का जो इतिहास इनके नाम है। इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित, ये संयुक्त प्रांत से हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित थे, ये संयुक्त प्रांत से आए थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थे। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो संविधान सभा के टोटल जो 15 महिला सदस्य हैं, उनके बारे में भी आप ध्यान रखना, ये सदस्य भी रहें। तो उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा चैनल है, इस पे दोस्तों इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।